आज की कहानी में हम सुनेंगे एक सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, जिसका सामना एक ऐसी ही भूतिया इमारत से होता है। रात भर भूतों से सामना करने के बाद क्या उस शख्स को सुबह का सूरज देखने को मिलेगा या फिर वो रातों रात गायब हो जाएगा? जानने के लिए पूरी कहानी देखें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। अहमदाबाद की उमस भरी रात में हवा में नमी घुली हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। शहर की चहल पहल थम सी गई थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिवाय कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज के और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं रमेश, एक थका हुआ सिक्योरिटी गार्ड, अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक सुनसान इमारत के बाहर खड़ा था। यह एक पुरानी कपड़ा मिल थी जो कई साल पहले बंद हो चुकी थी। जर्जर इमारत खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगी मशीनें अतीत की कहानी बयां कर रही थीं। मुझे इस मिल की रखवाली के लिए रात की ड्यूटी सौंपी गई थी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था। इस अंधेरे और खौफनाक जगह पर रात अकेले बिताना मेरे लिए हमेशा एक चुनौती रही है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और इमारत के चारों ओर एक नजर डाली। टूटी हुई खिड़कियों से रात का अंधेरा अंदर झांकता हुआ दिखाई दे रहा था। इमारत के जर्जर छत से निकलती हुई हवा एक भयानक सीटी बजा रही थी। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी धातु के घिसटने जैसी आवाज थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद आवारा कुत्ते ही होंगे, मैंने खुद को समझाया। कुछ मिनटों बाद वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घबराहट के कारण मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने सोचा कि शायद मुझे कंपनी के हेड ऑफिस को फोन करके बताना चाहिए कि यहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर मैंने अपना विचार बदल लिया। रात के इस वक्त उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। सुबह होने का इंतजार करने का फैसला किया। रात कटने का नाम नहीं ले रही थी। हर आहट, हर सरसराहट मुझे चौंका देती थी। लगभग 2 बजे के करीब मैंने देखा कि इमारत की एक टूटी हुई खिड़की में अचानक से रोशनी आ गई। यह एक क्षण भर के लिए ही चमकी और फिर गायब हो गई। यह देखकर मेरी सांसें थम गईं। इमारत में तो बिजली ही नहीं थी, फिर यह रोशनी कहां से आई? मेरे दिमाग में भयानक विचार कौंधने लगे। क्या इस इमारत में कोई भूत रहता है? कुछ देर बाद वही धातु घिसटने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही थी। मेरी टांगें कांपने लगीं। मैंने धीरे से पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया। टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर टिका दी। धीरे धीरे मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा हाथ कांप रहा था। मैं जानता था कि मुझे पता लगाना चाहिए कि वहां क्या है, लेकिन डर मेरे हाथ की टॉर्च कांप रही थी। रोशनी दरवाजे के जंग लगे हैंडल पर नाच रही थी। मेरा गला सूख चुका था। मैं निगल नहीं पा रहा था। डर की वजह से मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने धीरे से दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खोलने की कोशिश की। यह जंग लगा हुआ था और खुलने में थोड़ा अड़चन पैदा कर रहा था। आखिरकार एक कड़ी खींच के बाद दरवाजा धीरे से खुला। मेरे सामने अंधेरे का एक मुंह था। अंदर से एक बासी गंध बाहर निकली। मैंने टॉर्च को अंदर घुमाया। अंदर का दृश्य धुंधला था। धूल की परतें हवा में लटक रही थीं। टूटी हुई मशीनों का ढेर कमरे के बीचों बीच पड़ा हुआ था। कुछ देर के लिए मैंने वहीं खड़े होकर कमरे का निरीक्षण किया। कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। धातु घिसटने की आवाज भी बंद हो चुकी थी। शायद मेरी कल्पना थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक सरसराहट सुनाई दी। यह आवाज कमरे के पीछे से आ रही थी। मेरा दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी। कुछ धुंधली आकृति कमरे के कोने में खड़ी दिखाई दी।
यह आकृति इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन अंधेरे में उसका पूरा रूप स्पष्ट नहीं हो रहा था। वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं हिल नहीं पा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे जमीन में जकड़ कर रखे हो। आकृति मेरे करीब आती जा रही थी। अब मैं उसके फटे हुए कपड़े और लंबे बालों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उस आकृति ने अपना एक हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हड्डियों का ढांचा लग रहा था, उस पर मांस नहीं था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। अचानक इमारत की छत से एक तेज आवाज गूंजी। धातु की चादरें आपस में टकरा रही थीं, शायद हवा के कारण। यह आवाज इतनी तेज थी कि उस अस्पष्ट आकृति ने चौंक कर पीछे हट लिया। मौका पाते ही मैं पीछे की तरफ भागा। मैं नहीं जानता था कि कहां जा रहा हूं, बस वहां से भागना चाहता था। मैं इमारत के बाहर खड़ा होकर हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। कुछ देर बाद जब मेरा सांस थोड़ा सामान्य हुआ तो मैंने वापस इमारत की तरफ देखा। टूटी हुई खिड़कियां अब भी अंधेरे में थीं। कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। क्या वह आकृति वाकई में थी या फिर मेरी थकान और डर का वहम था? मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन इतना तो पता चल गया था कि यह रात मेरे लिए बहुत लंबी होने वाली थी। पूरी रात मैं इमारत के बाहर खड़ा रहा। थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर टॉर्च घुमाकर यह चेक करता रहा कि कहीं कुछ हलचल तो नहीं हो रही। नींद की तो बात ही दूर थी। डर के कारण मेरी आंख भी नहीं झपकी। सूरज निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब पूर्व की दिशा में हल्का सुबह का उजाला दिखाई दिया तो जैसे मेरी जान में जान आई। मैंने आखिरी बार इमारत की तरफ देखा और फिर वहां से निकल पड़ा। ऑफिस पहुंचते ही मैंने सीधे हेड ऑफिस को फोन लगाया और रात भर हुए वाकये को विस्तार से बताया। उन्होंने मेरी बात सुनी और फिर मुझे वहां के पुराने मैनेजर का नंबर दे दिया। उन्होंने बताया कि शायद वही इस बारे में कुछ जानकारी दे सकें। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन लगाया। दूसरी तरफ से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और फिर रात में देखी गई हर चीज के बारे में बताया। फोन के उस पार से एक लंबी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में बात शुरू की। उसने बताया कि यह मिल कई साल पहले आग लगने की वजह से बंद हो गई थी। उस आग में कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उसकी बातों से मुझे रात में देखी गई अस्पष्ट आकृति का अंदाजा हो गया। शायद वही मृत कर्मचारियों की आत्माएं थीं जो आज भी इस इमारत में भटक रही थीं। बूढ़े आदमी ने आगे बताया कि इस मिल में एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया था। वह रात की ड्यूटी के दौरान लापता हो गया था और उसका शव कभी नहीं मिला। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद उस घटना को भुला नहीं पा रहा हो। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में फिर से सिहरन दौड़ गई। शायद रात में सुनी जाने वाली धातु घिसटने की आवाज उसी लापता सुरक्षा गार्ड की आत्मा की थी। फोन रखने के बाद मैं काफी देर तक ऑफिस में बैठा रहा। मेरे दिमाग में उस रात देखी गई हर चीज घूम रही थी। क्या वाकई में वह जगह भूतों का अड्डा थी? मुझे पता नहीं था कि मैं रात को फिर से उस इमारत में जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी थी और इस नौकरी के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शाम ढलने के साथ ही मेरे मन में फिर से वही डर समा गया, लेकिन इस बार मेरे पास थोड़ी तैयारी थी। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया और उससे कुछ ताबीज बनवाए, जिनके बारे में उसने बताया था कि वे बुरी आत्माओं से मेरी रक्षा करेंगी। शाम को ऑफिस जाते समय रास्ते में एक मंदिर रुका। मैंने वहां माथा टेका और भगवान से प्रार्थना की कि वे मुझे उस रात हिफाजत दे। सूर्यास्त हो चुका था। आकाश में लालिमा छा गई थी। मैं धीरे धीरे उस सुनसान इमारत की तरफ बढ़ रहा था। मेरे पैरों में भारीपन था। डर की वजह से मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने ताबीज को अपनी जेब में कसकर पकड़ लिया और इमारत के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे मैंने ताला खोला और दरवाजा धकेलकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अंधेरा घना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने टॉर्च जलाई और इमारत के अंदर घुस गया। पहले की तरह ही मैं धीरे धीरे इमारत का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर पीछे मुड़ा। टॉर्च की रोशनी में मैंने एक काली छाया को खड़ा देखा। उस छाया का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ दो लाल रंग की आंखें चमक रही थीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। छाया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जमीन में जकड़ गए थे। तभी मैंने जेब में रखा ताबीज निकाला और उसे छाया के सामने लहराया। अचानक छाया एक तेज चीख के साथ पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई। मैं हांफते हुए जमीन पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। कुछ देर तक मैं वहीं लेटा रहा। डर और थकान से मेरी जान सूख गई थी। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। मुझे पता था कि मुझे अब जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल जाना चाहिए। मैंने इमारत के अंदर घूमते हुए कुछ और सबूत खोजने की कोशिश की। शायद मुझे उस लापता सुरक्षा गार्ड के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। अचानक मेरी नजर एक पुराने कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर जंग लगी हुई थी। मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी। मैंने धीरे से ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। अंदर का कमरा धूल और मकड़ी के जाले से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज रखी थी, जिस पर कुछ कागजात बिखरे हुए थे। मैंने उन कागजात को उठाकर पढ़ना शुरू किया। वे उस लापता सुरक्षा गार्ड के बारे में थे। उन कागजातों से पता चला कि उस सुरक्षा गार्ड का नाम रवि था। वह 10 साल पहले इस मिल में काम करने लगा था। एक रात रवि ड्यूटी पर था जब उसे इमारत के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह आवाजें सुनकर डर गया और भागने लगा, लेकिन तभी अचानक छत गिर गई और रवि उसके नीचे दब गया। उसकी मौत हो गई और उसका शव आज भी इस इमारत में कहीं दबा हुआ है। उन कागजातों को पढ़कर मुझे भयानक सच का पता चल गया। यह इमारत वाकई में भूतिया थी और उस लापता सुरक्षा गार्ड की आत्मा आज भी यहीं भटक रही थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर भागा। कागजातों में पढ़ी सच्चाई ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। यह इमारत न सिर्फ भूतिया थी, बल्कि उस लापता सुरक्षा गार्ड रवि की आत्मा का वास भी थी। डर के मारे मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर भागा। बाहर के कमरे में पहुंचते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं वहां से भाग निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंचने में भी मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। आखिरकार मैं मुख्य द्वार पर पहुंचा और ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताला किसी भी तरह से खुल नहीं रहा था। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन ताला हिल तक नहीं रहा। घबराहट के कारण मेरी सांसें फूलने लगी। मैं अंदर फंस गया था, उस भूतिया इमारत में, रवि की आत्मा के साथ। अचानक अंदर से एक तेज आवाज सुनाई दी। धातु के घिसटने जैसी आवाज तेज होती जा रही थी। मेरा गला सूख गया। मैं जानता था वो कौन आ रहा है। मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई छिपने की जगह ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन इमारत पूरी तरह से खाली थी। आखिरकार मैंने दीवार से सटकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें मूंद ली। कुछ ही देर में मैंने महसूस किया कि कोई चीज मेरे पास से गुजरी है। हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। कुछ देर तक वही आवाज गूंजती रही और फिर धीरे धीरे कम होने लगी। आखिरकार चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मुख्य द्वार का ताला अभी भी खुला हुआ था। मैं हैरान रह गया। क्या वह आत्मा मेरा पीछा करना छोड़ चुकी थी? मैंने सोचने का समय नहीं लिया और तेजी से मुख्य द्वार से बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं बस वहां से भागना चाहता था, जितना दूर हो सके। रात भर दौड़ता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा था, लेकिन यह जानता था कि मुझे उस भूतिया इमारत से दूर जाना है। जब सूरज निकला तब जाकर मैं थक कर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि मैं जिंदा था। कुछ देर आराम करने के बाद मैंने अपने आप को संभाला और उठ खड़ा हुआ। अब मुझे फैसला करना था कि क्या करना है। क्या मैं वापस ऑफिस जाऊं और सब कुछ बता दूं? लेकिन मुझे डर था कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा। वे सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। सूर्य की तपिश शरीर को छेद रही थी, लेकिन मेरी परेशानी के आगे ये कुछ भी नहीं था। रात का भयानक अनुभव मेरे दिमाग में घूम रहा था। रवि की आत्मा, अदृश्य शक्तियां, बंद हुआ ताला और फिर अचानक खुल जाना।
सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैंने फैसला किया कि ऑफिस वापस जाना ही सही होगा। वहां सबको बता दूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। ऑफिस पहुंचते ही मैंने सीधे हेड ऑफिस में जाकर सब कुछ विस्तार से बताया। रात में देखी गई चीजें, कमरे से मिले कागजात और कैसे मैं फंस गया था। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद हेड ऑफिस वाले सिर्फ हंसने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब मेरा वहम है, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। उन्होंने मुझे थोड़ा आराम करने को कहा और फिर वापस काम पर लग जाने के लिए कहा। लेकिन मैं कैसे उन सब बातों को भूल सकता था। मैंने उन्हें रवि के बारे में मिले कागजात दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे लेने से भी इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि ये सब पुरानी फाइलें हैं जिनका अब कोई मतलब नहीं है। मैं निराश होकर ऑफिस से बाहर निकला। मुझे अकेला महसूस हो रहा था। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। शाम ढलने पर फिर से ड्यूटी पर जाना था, लेकिन मैं डर के कारण जाने से हिचक रहा था। क्या मुझे फिर से उस भयानक जगह पर जाना होगा? उस रात का अनुभव मुझे सताए जा रहा था। मैं जानता था कि अगर मैं वहां वापस नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ वहां जाने का मतलब शायद मौत को दावत देना था। पूरे दिन परेशान रहा, फैसला लेना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार शाम होते ही मैंने फिर से तांत्रिक को फोन लगाया। उसने मेरी सारी बात सुनी और फिर मुझे हिम्मत दी। उसने कहा कि वह एक खास अनुष्ठान करेगा जिससे भूत प्रेत उस इमारत के आसपास नहीं आएंगे। उसकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। शाम को ऑफिस जाते समय मंदिर भी रुका, भगवान से प्रार्थना की कि वे मुझे हिफाजत दें। शाम ढल चुकी थी, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। तांत्रिक के बताए अनुसार मैंने कुछ खास जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं और ताबीज को भी मंत्रों से अभिमंत्रित करवा लिया था। हालांकि मन में थोड़ा डर था, लेकिन इस बार मैं हार मानने को तैयार नहीं था। रवि की आत्मा को शांति दिलाकर ही मैं उस भयानक जगह से पीछा छुड़ा सकता था। इमारत के पास पहुंचते ही मैंने जड़ी बूटियों को जला दिया। हवा में एक तीखी गंध फैल गई। उम्मीद थी कि ये गंध भूत प्रेतों को दूर रखेगी। फिर मैंने ताबीज को अपनी जेब में कसकर पकड़ा और इमारत के अंदर घुसा। अंदर का माहौल पहले जैसा ही भयानक था। टॉर्च की रोशनी से मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी। धीरे धीरे मैं उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां मुझे रवि के बारे में कागजात मिले थे। शायद वहीं कोई सुराग मिल जाए। कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे एक पुरानी डायरी नजर आई। वो शायद रवि की ही होगी। मैंने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में रवि ने लिखा था कि इस मिल के मालिक ने कुछ काले कारनामों का सहारा लेकर मुनाफा कमाया था। रवि को उसकी ये हरकतें पता चल गई थीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि रवि मालिक को सब बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही छत गिरने का हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई। अब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी। रवि की आत्मा इसलिए शांति नहीं पा रही थी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला था। मैंने फैसला किया कि रवि की आत्मा को शांत करने के लिए मुझे उस मालिक को ढूंढना होगा और उससे सच उगलवाना होगा। बाहर निकलने से पहले मैंने कमरे में थोड़ा धागा बांध दिया ताकि वापसी का रास्ता मिल जाए। रात भर इमारत में घूमते हुए मैंने कुछ और सबूत खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। आखिरकार सूरज निकलने से पहले ही मैं इमारत से बाहर निकल आया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने सारी कहानी हेड ऑफिस वाले को बता दी। उन्होंने पहले तो मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब मैंने उन्हें रवि की डायरी दिखाई तो वे दंग रह गए। उन्होंने माना कि वाकई में उस मिल में कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने उस मिल के पुराने मालिक का पता लगाने में मेरी मदद की। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वह मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका बेटा अब कंपनी चला रहा था। मैं उस बेटे से मिला और उसे रवि की कहानी सुनाई। वह भी इस कहानी को सुनकर हैरान रह गया। उसने बताया कि उसे अपने पिता के कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने वादा किया कि वह इस मामले की जांच करवाएगा और रवि को इंसाफ दिलाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो उस पुरानी इमारत को गिराकर किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा। कुछ दिनों बाद उस इमारत को गिराने का काम शुरू हो गया। रवि की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई थी। उस भयानक अनुभव के बाद मेरी जिंदगी पटरी पर लौट आई। हालांकि कभी कभी रात में मुझे वो जगह और रवि की आत्मा याद आ जाती है,
लेकिन यह भी एक संतोष है कि मैंने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद की। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है मुंबई से समीर भाई। अगला नाम है कोलकाता से रवि शॉ। अगला नाम है सुरीनाम से राज पोएटाई। अगला नाम है झारखंड से बबीता। अगला नाम है भरतपुर राजस्थान से पीक शर्मा। अगला नाम है असम माजुली से धुरबा। अगला नाम है झारखंड से विनोद सिंह। अगला नाम है लंदन से बॉबी। अगला नाम है सिक्किम से उत्तम शर्मा। अगला नाम है दिल्ली मोतीबाग से खुशी। अगला नाम है पाकिस्तान पेशावर से हया खान। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है इजराइल से सोनिया। अगला नाम है महाराष्ट्र से रोहान आरडी यवतमाल। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल बबीता कालुंडिया। अगला नाम है भोपाल एमपी से ओमेंद्र रेड्डी। अगला नाम है जम्मू से सुनील। अगला नाम है दिल्ली से मिस्टर मल्लिक। अगला नाम है मुंबई से प्रगति। अगला नाम है एमपी से नासरीन सिद्धि। अगला नाम है दार्जिलिंग से अतिथ राय। अगला नाम है गुजरात अहमदाबाद से कुलदीप। अगला नाम है नागपुर कामटी से पुष्पा राणा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।